नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। पहला पार्ट मैंने इसका अपने चैनल पे डाल दिया, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ से भी देख सकता है। तो इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 75 क्वेश्चन टोटल है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे विभिन्न आने वाले एग्जामों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डैनियल बेल द्वारा लिखी गई? तो डैनियल बेल के द्वारा जो लिखी गई थी, ये पॉलिटिकल मैन बुक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी ये सभी द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द कल्चर कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म, द मेकिंग द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये तीनों बुक लिखी गई। लेकिन जो पॉलिटिकल मैन है ये लिपसेट ने लिखी थी बुक, तो ये बुक इनसे संबंधित नहीं थी डैनियल बेल। और डैनियल बेल का एंड ऑफ आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया था। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ कौन से जुड़े हुए हैं, कौन से थिंकर? तो ये जुड़े हुए हैं डैनियल बेल। और डैनियल बेल ने बात कही थी कि जो विश्व में जैसे उदार विचारधारा है और मार्क्सिस्ट विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, इन सब का अंत हो चुका है और एक अब विश्व के अंदर एक वाइट कॉलर का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है। विश्व के अंदर वाइट कॉलर जॉब, जिस वैश्वीकरण के दौर में एक वाइट कॉलर जॉब बढ़ते जा रहा है, जिसने सभी विचारधाराओं को खत्म कर दिया है। तो डैनियल बेल का ये कॉन्सेप्ट था। सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के उद्देश्य उदय के कौन से कारण थे? तो जो 18वीं सदी के अंदर जो 18वीं सदी के अंदर जो ये जो उदारवादी विचारधारा उदय हुए थे, उसका कारण था ये पुनर्जागरण काल भी था, औद्योगिक क्रांति भी था और यूरोपीय समाज में मध्य वर्ग का उदय भी था। तो मैं एक बार आंसर इसका देख लेता हूँ। तो इसका जो आंसर है ये तीनों ही है। भूमंडलीकरण तो आप जानते हैं, वैश्वीकरण तो अभी बाद में आया सबसे ज़्यादा, लेकिन 18वीं सदी के अंदर पुनर्जागरण काल भी था, पुनर्जागरण आंदोलन, औद्योगिक क्रांति भी था और यूरोपीय समाज में मध्य वर्ग का जो उदय हुआ था, ये सभी कारण उदारवादी विचारधारा के फलने फूलने के कारण थे। और उदारवादी विचारधारा जो आप जानते हो, ये व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाती है, राज्य का कम हस्तक्षेप हो और आर्थिक कारणों में कम से कम हस्तक्षेप हो। ये उदारवादी विचारधारा इन सभी चीज़ों की बात करती हैं। और ये इसको हमें मैचिंग करना था कि कौन किससे थिंकर मिलता है। तो आइए एक बार देख लेता हूँ मैं इसका ऑप्शंस में। तो इसका जो मैचिंग करना था, तो एक बार इसको कर लेते हैं। एडम स्मिथ जो जुड़े हुए हैं, एडम स्मिथ आप जानते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन के साथ जुड़े हुए हैं एडम स्मिथ। माल्थस जुड़े हुए हैं एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और जे एस मिल जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ। डी एल्फ्रेड मार्शल जुड़ा है द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लास। तो ये मैच इस प्रकार था। तो आप देख लें, इसको कॉपी में भी आप नोट करते जाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एग्जाम हम आगे देना चाहते हैं, और एक कॉन्सेप्चुअल पकड़ के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। निम्न में से किसने घोषणा की कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मुख्य कारण इतिहासवाद है? तो इतिहासवाद किसने बात करी थी? डेविड ईस्टर ने कहा था कि इतिहासवाद के कारण ही, बहुत ज़्यादा इतिहासवाद के कारण ही राजनीतिक विचारधारा का अंत हो रहा है। और यही जुड़े हुए हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के साथ ही जुड़े हुए हैं डेविड ईस्टन। निम्न में से किन पुस्तकों की रचना लेनिन द्वारा की गई? तो लेनिन के द्वारा जो पुस्तकों की रचना की गई थी, ऑप्शन में देख लेता हूँ मैं एक बार। तो लेनिन ने जो रचनाएं की थी, वो की थी इंपेरियलिज्म, द हाई स्टेट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी करी है उन्होंने। उनकी हुज व्हाट इज टू बी डन, ये भी करी है। द रोड टू पावर, ये इन्होंने नहीं करी है। बाकी स्टेट एंड रेवोल्यूशन, व्हाट इज टू बी डन भी करी है। इंपेरियलिज्म, द हाई स्टेट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये सभी इनकी रचना है। और केंद्रीय और जो एम्पेरियलिज्म, जो कैपिटलिज्म के केंद्रीयवाद के साथ भी जुड़े हुए हैं लेनिन। छठा क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना माओ द्वारा नहीं की गई? तो माओ की जो प्रमुख प्रमुख पुस्तकें हैं, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन प्रैक्टिस, ऑन पीपल डेमोक्रेटिक ऑफ डिक्टेटरशिप, ये सभी हैं। लेकिन जो कैपिटलिज्म ऑफ रशिया, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये उन्होंने नहीं करी है। बाकी सभी चीज जब से रचनाएं माओ के साथ जुड़ी हुई हैं। किस संविधान संशोधन ने यह प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, अथवा राज्यों के संदर्भ में विधानसभा में भी? तो ये करा गया था 91वां जो संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था, एक बार आप चेक कर लें। तो इसके द्वारा ये बात की गई थी कि जो लोकसभा के अंदर मंत्री परिषद होता है, उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। और राज्यसभा और विधानसभा के अंदर भी ये बात की गई थी। और तो ये जुड़ा हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। एक बार आप चेक कर लें, 2003 था या 2004 था, जितना मुझे पता है 2003 ही था। तो 91वां संविधान संशोधन इसके साथ जुड़ा हुआ था।
और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए देख लेते हैं। तो मौलाना आज़ाद राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया विन स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के साथ जुड़े हुए हैं मौलाना अब्दुल कलाम जी। और सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए हैं द इंडियन स्ट्रगल के साथ जुड़े हैं सुभाष चंद्र बोस। और सी लाजपत राय जुड़े हुए हैं यंग इंडिया के साथ। तो ये इस प्रकार से इनका मिलान था। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका ऑप्शन कौन सा था। तो इसका बी ऑप्शन ही सही था। तो जो बी ऑप्शन में बात की गई है ए का थर्ड यानी इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका ही मेल था। और ये एक मास्टर पेपर है, इसके अंदर आंसर भी साथ साथ सही सही दिया गया है। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे साथ वो ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा इसका आंसर, इसका PDF। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर जो सही कथन है वो राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों को नियुक्त करता है। संघीय मंत्रियों को तो कौन सा कथन सही नॉट करेक्टेड है? तो एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि ये हिंदी में इन्होंने अलग लिख दिया है और इंग्लिश में तो इंग्लिश ही को फाइनल माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो हिंदी में इन्होंने लिख दिया कौन सा कथन सही है। इन्होंने नहीं लिखना भूल गए हैं, तो इसमें जो नहीं सही है वो हमें बताना था। तो संघीय मंत्रियों को तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति, सही बात है। तो संघीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्राप्त पर ही बने रहते हैं, ये बात सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। लेकिन जो इसमें सही नहीं है वो ये सही नहीं है। तो संविधान मंत्रियों के आंतरिक, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि क्योंकि जो हमारा संविधान कहता है वो मंत्रियों के कलेक्टिव उत्तरदायित्व की बात करता है, ना कि व्यक्तिगत पर्सनल उत्तरदायित्व उनका कुछ नहीं होता है। वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये बात नहीं कही गई है, बाकी सारी बात की गई। तो एक बार कई बार क्वेश्चन भी हम गलत पढ़ लेते हैं, तो इसमें इंग्लिश वाला सही है, तो इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। तो आप इसको देख लें एक बार अच्छी तरीके से। और ये क्वेश्चन था कि इसके अंदर हम जानते हैं कि राज्यसभा से कितनी सीटें हैं और लोकसभा से कितनी सीटें हैं, और राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें और कौन सा राज्य से संबंधित है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, ए का 2, बी का 3, ए का 2। तो गुजरात के अंदर 11 सीटें हैं, कर्नाटक के अंदर 12 सीटें हैं। और एक बार मैं इसका करेक्ट देख लेता हूँ। फर्स्ट सी का फर्स्ट है, तो इसके अंदर इस प्रकार से इसका मेल था। तो ए का बी था और सी कर्नाटक के अंदर ये और उड़ीसा के अंदर है 12। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो आप एक बार चेक कर लें। और क्योंकि अदर स्टेट का भी आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि अदर स्टेट से भी पूछे जाते हैं से कि राजस्थान में कितने हैं, या फिर बिहार के अंदर कितने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें। इनको जान के रखें, क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछते जाते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा किया था? तो निम्नलिखित में से किस विच लोकसभा हैड एंजॉय मोर देन 5 ईयर टेन्योर? तो किसने 5 साल से अधिक का कार्यकाल किया था, ज़्यादा कार्यकाल पूरा किया था? तो इसका आंसर सही है, छठी लोकसभा ने 5 साल से, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, तो इमरजेंसी के कारण इसको 6 वर्ष कर दिया गया था। तो छठी लोकसभा थी, इसका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आइए। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसको मैचिंग करते रहना। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। तो इसका ऐसे इस प्रकार था। फर्स्ट का 53वां जो संविधान 53वां अनुच्छेद है वो केंद्र की सभी कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, ये बात कहता है। और 58वां जो अनुच्छेद है वो कहता है इस प्रकार से। और इसका सेकंड है, सी का सेकंड और डी का फोर्थ है, डी का फर्स्ट है, तो माफ़ कीजिएगा। इस प्रकार से इसका मेल था। और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख लेंगे। और ये भी जान के रखें कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है, जैसे 324 हो गया वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 280 हो गया जो कि संबंधित है वित्त आयोग से, और 148 से CAG से संबंधित है। तो इन सबको याद रखें, जो मेन आर्टिकल हैं वो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि स्टेट में निम्न सम्मिलित है? तो इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है स्टेट के अंदर? तो ये कौन सा प्रावधान बात करता है? स्टेट के परिभाषा की जो बात की गई है, स्टेट यानी कि राज्य क्या है, ये आर्टिकल 12 के अंदर बात की गई है। स्टेट को परिभाषित किया गया है और स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सभी केंद्र और राज्य और संसद, राज्य की व्यवस्थापिका, सभी स्थानीय सत्ता पे, और ये सत्ता जो भी बात की गई है आर्टिकल 12 के अंदर ही स्टेट को डिफाइन किया गया है।
अगला क्वेश्चन जो कि मैचिंग से संबंधित है कि कौन सा कितने, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखें कौन सा लोकसभा और राज्यसभा का, तो इसके अंदर विधान सभा का पूछ लिया गया है, ना कि विधान परिषद का। और ये भी याद रखें विधान परिषद कितने राज्य में है, मैंने इसके लिए अपने चैनल पर ट्रिक बना रखी है, तो आप उसको वहाँ से चेक भी कर लें, और कैसे इसको याद रखना है भी मैंने बता रखा है उस पर, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार। केरल के अंदर 140 सीटें हैं, और उड़ीसा के अंदर एक इसका फर्स्ट एक, महाराष्ट्र के अंदर जो कि 288 सीटें हैं, और सी का सेकंड यानी 147 उड़ीसा के अंदर है, और पश्चिम बंगाल के अंदर 294 सीटें हैं। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। 15वां क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो मतलब होता है कि न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से स्वतंत्रता। तो ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, ये तीनों अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है। और यही चीज़ कार्यपालिका के ऊपर भी लागू होता है। तो ये क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है। भारत संघीय व्यवस्था का अर्धसंघात्मक है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि भारत के अंदर अर्धसंघात्मक स्टेट कॉर्पोरेशन होता है, तो ये सही है। भारतीय संविधान इस सिद्धांत को उल्लेखित करता है कि संघीय होने के बावजूद राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तो सही बात है, भारत के अंदर संघीय संविधान है, संघीय राज्य की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारत के अंदर जो सर्वोच्च चीज मानी जाती है वो राष्ट्रीय हित ही माना गया है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या है। 17वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा मानवीय आत्मा का तत्व नहीं है। तो जो मानवीय आत्मा का तत्व नहीं है, उन्होंने स्पिरिट को मना किया है, जबकि रीजन, एपेटाइट और सेल्फ कंट्रोल को उन्होंने ह्यूमन, मानव आत्मा का तत्व माना है। तो इसका बी आंसर सही था। निम्न में से किस विचारक ने स्वदेशात्मक पद्धति को अपनाया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैज अडॉप्टेड द टेलोलॉजिकल मेथड। तो टेलोलॉजिकल मेथड जो अपनाया है वो अरस्तु ने अपनाया, एरिस्टोटल जिसे हम कहते हैं, तो इनके द्वारा ही अपनाया गया था। ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली यानी ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली की रचना करी है इजिया बर्लिन ने। और इजिया बर्लिन के बारे में आप एक चीज़ और याद रखें, इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी की अवधारणा दी थी, जिसके अंदर उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी की अवधारणा को सही बताया था, और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इन्हीं के साथ जोड़ा जाता है, इजिया बर्लिन के साथ। इन्होंने बताया था कि मनुष्य के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए, और इनको एकदम स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। किसने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामितीय, भौतिक व मनोविज्ञान की सहायता से किया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखें, बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे ये किसने कहा, ये किसने बताया। तो ज्योमेट्री, फिजिक एंड मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकली जो बात करी गई है वो कही है हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की। निम्न में से किसे सामान्य बुद्धि का दार्शनिक कहा जाता है। तो सामान्य बुद्धि की अवधारणा दी है लॉक ने। लॉक बताते हैं कि जो मनुष्य पैदा होता है वो एकदम टैब्लो रोसा होता है, टैब्लो रोसा की अवधारणा दी, यानी एकदम भोला भाला होता है, और जो अनुभव द्वारा वो चीज़ों को सीखते जाता है। तो लॉक की अवधारणा जुड़ी है, सामान्य बुद्धि की अवधारणा लॉक के साथ जुड़ी हुई है। निम्न में से किसने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की। तो ये करी थी एमएन रॉय ने। एमएन रॉय जी ने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की थी। राज्य विधान परिषद के विषय में निम्न में से कौन सा असत्य है। तो राज्य विधान परिषद यानी जो राज्य विधान परिषद होता है वो अभी भारत के अंदर 6 राज्यों के अंदर है। मैंने इसका एक ट्रिक भी बना रखी है, टी भी जुकाम, टी से तेलंगाना, बी से बिहार, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर सेकंड सही है। इसमें 1/4 सदस्य उस निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं जिसके सदस्य स्थानीय निकायों के होते हैं। तो इसका सेकंड आंसर सही है। किस राज्य पर संविधान की अनुसूची 4 लागू नहीं होती। तो संविधान की सूची 4 जो लागू नहीं होती है वो मणिपुर के अंदर नहीं लागू होती है, बाकी सभी स्टेट में लागू होती है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि 4 अनुसूची जो राज्यसभा संबंधित है इंग्लिश में इसमें सही लिखा गया है, तो शेड्यूल 6 किस में लागू नहीं होता। तो कई बार ये क्वेश्चन की थोड़ी हिंदी में गलती है, तो इंग्लिश में इसमें सही दिया गया है। तो इसका आंसर है जो संविधान की 6ठी अनुसूची वो मणिपुर में लागू नहीं होती है। संविधान के 71वें संशोधन द्वारा 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया था मणिपुरी को। और इसके अंदर याद रखें कि संविधान की 8वीं सूची के अंदर 22
भाषाओं को शामिल किया गया है और ये ऑफिशियल राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त भारत के अंदर 22 भाषाएं हैं। 26वां क्वेश्चन है ये उस समय राज्यपाल से संबंधित था, तो कौन किस समय राज्य था, इससे चेंज हो चुका है, तो इसको देखने कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा समुदायात्मक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशनल ग्रुप? तो इसका आंसर डी सही है। वैचारिक नाम युग ये इससे संबंधित नहीं है। संसदीय मार्ग से साम्यवाद के विचार को साम्यवादी दल ने कब अंगीकृत किया? तो ये किया था संसदीय मार्ग से साम्यवाद के विचार के दल को, तो ये इन्होंने अंगीकृत किया 1958 के अंदर। संविधान का छठी अनुसूची किन जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। तो इसको याद करने की ट्रिक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से याद कर सकते हैं इसको, ATMM। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे संविधान की जो छठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रेशर ग्रुप के बारे में था, तो ये क्वेश्चन, तो प्रेशर ग्रुप है सभी दबाव समूह के हित का समूह, ऑल प्रेशर ग्रुप आर इंटरेस्ट ग्रुप, तो ये सही था इसका। और ये क्वेश्चन भी असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है, तो देख लेते हैं इसके अंदर। यदि राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों की अनुपालना गरिमा व सम्मान से करती है तो राजनीति में स्वतंत्रता व निष्पक्षता आवश्यक है। तो ये बात सही है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका कभी कभी उनकी निष्ठा में संघर्ष उत्पन्न करती है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो सही नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ये व्यवस्थापिका यानी कि जो लेजिस्लेचर होता है उसके कार्यकाल को घटा या बढ़ा नहीं सकती है। बाकी वो मतदाता सूची बनाना, निर्वाचन करवाना, समय निर्धारित करना और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाना, ये सारे कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं और इसका प्रावधान आर्टिकल 324 के अंदर है। इसको मैचिंग करना था, तो देख लेते हैं इसको मैचिंग में एक बार। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। तो मैचिंग में बहुदलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था का भी विधायकों को अधिक प्रतिनिधित्व बनता है, तो बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते हैं, तो ये इससे संबंधित है। बहुदलीय व्यवस्था के अंदर एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था जनतांत्रिक स्थिरता प्रदान करता है ये, क्योंकि एक ही शासन होता है वहाँ पे। और द्विदलीय व्यवस्था के अंदर विकल्प की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है द्विदलीय व्यवस्था के अंदर। और एक दलीय व्यवस्था के अंदर जनतांत्रिक के सिद्धांतों के प्रतिकूल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही दल होता है और एक दल का उदाहरण है चाइना। निम्न में से किस क्षेत्राधिकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को विधानमंडल का तृतीय सदन बना दिया है? तो ये बना दिया गया है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है, तो इसके कारण उनको, जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, उनको तृतीय सदन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से इसमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ही सत्य है, संविधान की उत्पत्ति संविधानवाद को सुनिश्चित करती है। तो संविधानवाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, वो संविधान के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो ये कहीं ना कहीं, तो ये फिर हिंदी में गलत दिया गया। तो निम्न से कौन सा कथन इनकरेक्ट बताना था हमें, तो इसके अंदर इनकरेक्ट बताना था संविधान विचारधारा का प्रतीक है, तो ये बात सही है। संविधान संगठन का प्रतीक है, संविधान सदैव विकास का परिणाम होता है, तो ये सही बात है। संविधान की उत्पत्ति संविधानवाद को सुनिश्चित करती है, तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि संविधानवाद जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन की बात करता है संविधान के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इसका पहला ही सही नहीं है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन नीचे के सही हैं। मैकर्डिस के अनुसार कार्यपालिका को निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्य नहीं है? तो जो मैकर्डिस ने कार्यपालिका को बांटा था, उनके अनुसार जो संविधान का जो संशोधन का कार्य होता है वो उनके पास नहीं है, बाकी सभी कार्य कार्यपालिकाओं के पास होता है। मानसिक निजता यानी मेंटल प्राइवेसी किस मौलिक अधिकार का भाग है? तो ये है राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भाग है मेंटल प्राइवेसी।
भारत में वैकल्पिक सहायक वोट प्रणाली का प्रयोग किसके मतदान में होता है? तो जो अल्टरनेट वोट सिस्टम का प्रयोग होता है भारत के अंदर, वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें अल्टरनेट देना होता है कि पहले नंबर पे आपने इसको चूज़ किया है, ABCR मान लो 3 कैंडिडेट, तो पहले पे आपने इसको दिया है, फिर दूसरे पे आपने किसी और को चूज़ किया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वहाँ पे चॉइस बतानी पड़ती है कि किस प्रकार से दिया है, तो इसी को अल्टरनेट इलेक्शन पद्धति भी कहते हैं। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण में विश्वास रहा या नहीं? तो ये बात करिए परंपरागतता की, तो हेनरी किसिंजर इसका सही आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका को पहली गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा? तो नॉन एम्पेरिकल सुपर पावर किसने कहा था? तो ये कहा था लॉरेंस एच ह्यूमेन समर्स ने ये बात कही थी। टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, टर्बुलेंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसने लिखे? तो ये रूजेनाउ ने लिखी है ये बुक, टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये बुक संबंधित है रूबेनाउ से। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसके अंदर मैं बताना था कि किससे क्या मिल रहा है। तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, इसका फर्स्ट आंसर ही सही है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो इसका जो फर्स्ट का था ये सेकंड था, और बी का फर्स्ट था, सी का फोर्थ था, और डी का इस प्रकार से इसका मेल था। तो आप देख सकते हैं इसको आराम से, और ये भी हमें मैचिंग करना था, तो इसको भी मैचिंग कर लेते हैं। वाशिंगटन सम्मेलन जो हुआ था, तो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ है 1921 और 22 के अंदर, और जेनेवा सम्मेलन हुआ है 1935 के 1900 माफ़ कीजिएगा, तो ये हुआ है जेनेवा सम्मेलन हुआ है 1927 के अंदर, 27 के अंदर 1900। और जो लंदन गैरमिक सम्मेलन हुआ है, लंदन नोवेल कॉन्फ्रेंस, तो लंदन कॉन्फ्रेंस हुई 1930 के अंदर। द्वितीय लंदन नोवेल कॉन्फ्रेंस हुई 1935 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मिलता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। पारंपरिक निशस्त्रीकरण आयोग 1947 की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कन्वेंशन डिसआर्मेंट कमीशन 1947, ये किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये सेटअप की गई थी सुरक्षा परिषद के द्वारा, इसका गठन किया गया था। तो निम्न में से किन देशों ने आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसके अंदर थोड़ा हिंदी में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ साइन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, तो ये करा था। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो इसको किया गया था फर्स्ट, एक बार देख लेता हूँ मैं इसको, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर था फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि इसको फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ये NPT पर साइन किया गया था 1963 के अंदर, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा, लेकिन फ्रांस के द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। पामर व पार्किंस के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि कौन सा निम्न साधन नहीं है? तो इसके अंदर जो क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वो राष्ट्रीय हित की वृद्धि नहीं करता है, बाकी ये सभी कूटनीति हो गया, प्रचार और राजनीतिक युद्ध हो गया, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये सभी राजनीतिक हित का बढ़ावा करते हैं। जर्मनी का आर्थिक एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का जो आर्थिक एकीकरण हुआ वो 1990 के अंदर माना जाता है। 19 नवंबर 1990 को निम्न में से किस किए गए संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस पे 1990 के अंदर कौन सी ट्रीटी या संधि हुई थी? तो ये हुई थी वार्सा पैक्ट व नाटो पैक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नवंबर 1990 को निम्न में से किस संधि पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये करे गए थे वार्सा और नाटो के मध्य संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। बंदोपाध्याय के अनुसार निम्न में से कौन 3 भारतीय विदेश नीति के आकार्किक आकांक्षा का प्रमुख सूचक है? तो अगर इंग्लिश में देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जे बंदोपाध्याय विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कौन कौन से प्रमुख कारक हैं इसके अंदर बताना था हमें। तो जो इसके अंदर प्रमुख कारक है वो है सिक्योरिटी, फॉरेन असिस्टेंट और इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन जो रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये नहीं है, ऐसा कोई इससे इनके अनुसार नहीं था। तो ये इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही था। निम्न को के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था हमें। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो जो रूस के साथ समझौता हुआ था 1971 के अंदर हुआ था, पंचशील जो हुआ था 1954 के अंदर, शिमला पैक्ट 1972 के अंदर हुआ था, और जो ताशकंद सम्मेलन हुआ था 1966 के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार से सबसे पहले आया था पंचशील,
फिर उसके बाद हुआ था रूस मैत्री सम्मेलन, फिर उसके बाद शिमला पैक्ट, फिर सबसे लास्ट में हुआ था शिमला पैक्ट, और उसके बाद हुआ था उससे पहले होता ताशकंद सम्मेलन। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। सबसे पहले हुआ है पंचशील 1954 के अंदर, फिर ताशकंद 1966 के अंदर, 66-54 के अंदर ये हुआ था, और फिर मैत्री सम्मेलन हुआ 1971 के अंदर, और शिमला पैक्ट हुआ था शिमला पैक्ट हुआ था 1972 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल कलानुक्रम व्यवस्थित था। भारत में किस वर्ष गोवा को भारत के किस वर्ष पुर्तगाल से उनसे आज़ाद करवाया था? तो इसमें लिखा है ढंग से, इन विच ईयर गोवा लिबरेटेड फ्रॉम पुर्तगाल बाय इंडिया। तो ये 1962 के अंदर भारत के अंदर गोवा को मिला लिया गया था, और गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 1987 के अंदर एक पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को मिल चुका है, और इसके अंदर अभी विधानसभा की 40 सीटें हैं, ये भी याद रखें। किस देश के साल भारत ने 1992 में पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए? तो पूर्ण राजनीतिक संबंध इजराइल के साथ 1992 के अंदर भारत ने स्थापित किए थे। मूलतः 1967 में आसियान में कितने सदस्य थे? तो जो ये आसियान बना था तो इसके अंदर मूलतः सिर्फ 5 सदस्य ही थे। सार्क मंत्री परिषद की बैठक अवश्य होनी चाहिए। तो सार्क जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है वो 6 महीने में एक बार जरूर इसकी बैठक होनी चाहिए। विकास का उदारवादी सिद्धांत निम्न में से किस राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो विकास का जो राजनीतिक क्रम है प्रक्रिया का, वो संबंधित है औद्योगिकीकरण से। निम्न में से किस एक से शासक की शक्ति की बाध्यता प्राप्त नहीं होती है? तो जो शासन की सत्ता की जो बाध्यता प्राप्त नहीं होती है वो मनी से प्राप्त नहीं होती है, जबकि कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, प्रथाएं और कस्टम के साथ होती हैं, और तर्क बुद्धि के साथ भी होती हैं, तो मनी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतंग पर भी चर्चा की वह है। तो राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल डिके एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करिए सैमुअल पी हंटिंगटन ने, और ये जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं हमारे। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन, तो इन्हीं की बहुत प्रमुख रचना है, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आलमंड व पावल ने बल दिया है वह है। तो राजनीतिक विकास की जो उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बात करी है वो जो संबंधित है, तो एटोनॉमी की इसमें विशेषता पर उन्होंने बल दिया ज़्यादा। आलमंड एंड पावल ने एटोनॉमी पर ज़्यादा बल दिया है। तो इनका मॉडल भी था आलमंड का, याद रखें। तो उन्होंने ECD मॉडल दिया है, यानी इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ECD। तो इन्होंने इस प्रकार से किस कल्चर के अंदर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना है बताने के लिए कल्चरल डेवलपमेंट, तो उसके अंदर ECD यानी इक्वालिटी हो वहाँ पे, और कैपेसिटी हो किसी कार्य को करने की, और जो संस्था है वहाँ पे डिफरेंशिएशन हो, यानी मान लीजिए कोई कॉलेज की संस्था है तो उसका कार्य सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, और ना कि किसी अलग अलग कार्य में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाए। यानी मान लो कोई कॉलेज है तो वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल का भी वही काम कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ वो अन्य विभिन्न कार्य भी वही कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन नहीं है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। राजनीतिक विकास का अभिप्राय है, तो राजनीतिक विकास का अभिप्राय है राज्य के मध्य संपूर्ण समाज का विकास। तीसरी दुनिया के देशों में निम्न विकास एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न हुई। तीसरी दुनिया के देशों में निम्न विकास एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न हुई, तो इसका आंसर है कॉलोनियलिज्म के द्वारा ये उत्पन्न हुई। राजनीतिक विकास का उदारवादी दर्शन बल देता है, तो राजनीतिक विकास का जो उदारवादी दर्शन है वो बल देता है इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर, इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर ये बल देता है। वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बढ़ा है, तो वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बढ़ा है कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण। नौकरशाही है, तो नौकरशाही क्या है? नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है जो कि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं उसको क्रियान्वयन करने का कार्य करती हैं। अभिभावक नौकरशाही, गार्जियन नौकरशाही जो सबसे पहले जुड़ी हुई थी वो जुड़ी हुई है चाइना के अंदर, यानी गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, माफ कीजिएगा। संगठन के सिद्धांत के विकास से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो संगठन के जो संगठन के विकास के सिद्धांत जो संबंधित नहीं है वो एल.डी. वाइट संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप फॉर 10 ईयर? तो इसमें से जो इन्होंने दिया करा था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का, ये W. फ्रेडरिक्स थे,
तो फ्रेडरिक्स ने इनका किया था। तो इसके अंदर थोड़ी इंग्लिश के हिंदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलती है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था पहले कि हिंदी के अंदर काफ़ी गलती है, इससे मेरे को भी डिस्क्राइब करने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और काफ़ी गलतियाँ भी मुझसे भी हो गई है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 67 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में वन बेस्ट वे का अर्थ है, वन बेस्ट वे संबंधित है कार्य विधियों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग मेथड संबंधित है वन बेस्ट वे इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। बलवंत राव मेहता, ये देखो इंग्लिश में कितना गलत है, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी, तो ये हिंदी में सही है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलती है इसके अंदर। तो बलवंत राय मेहता कमेटी किस वर्ष ये गठित हुई थी? तो बलवंत राय मेहता गठित हुई थी 1957 के अंदर, तो इसका सही आंसर था सी। बलवंत राय मेहता के बाद आई थी अशोक राय मेहता, वो भी याद रखें, जो कि 1977 में आई थी। एक बार आप चेक भी कर लें उसको, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। बलवंत राय मेहता के बाद आई थी अशोक मेहता कमेटी, फिर उसके बाद दिनेश, वो तो इलेक्शन कमीशन से जुड़ी थी, दिनेश गोस्वामी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, उसके बाद अशोक राय मेहता आई थी, और जितने भी इनसे रिलेटेड कमेटियां हैं, गार्डविन कमेटी आई थी जैसे, तो इनसे याद रखें। मैंने अपने चैनल पर इसकी एक लिस्ट बना रखी है और आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। भारत में तो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इसको। ऑन हुज रिकमेंडेशन द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो परफॉर्मेंस बजट जो भारत के अंदर आया था, तो ये प्रथम प्रशासनिक आयोग सुधार रिफॉर्म्स के द्वारा ही ये आया था। भारत के मुख्य मूल्य चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन आर अपॉइंटेड ऑफ इंडिया, तो भारत में मुख्य जो निर्वाचन आयोग होता है उनका टेन्योर क्या होता है? तो इसके अंदर इनका टेन्योर होता है 6 वर्ष के लिए। किसने नौकरशाही को सत्तावादी सेवक का, रूलिंग सर्वेंट किसने कहा है? तो ये कहा है रॉबर्ट के मार्टन ने कहा है नौकरशाही को रूलिंग सर्वेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पीछे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लें आप। स्वीडन के ओम्बुड्समैन द्वारा किन कार्यों को संपादित किया जाता है? तो जो इसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है वो है न्यायपालिका के विरुद्ध कार्यवाही करना, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। यह व्यक्तिगत शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करता है, यह स्वयं ही अपने आप की किसी मामले को संज्ञान लेता है, तो ये सही है। लेकिन जो तीसरा ये गलत है, ये सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। और ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। एक बार देख लेते हैं फिर भी इसको। सामाजिक व आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन में असंगत है, तो इसके अंदर हिंदी थोड़ी गलती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो इसका ए और आर दोनों सही था और आर ए की सही व्याख्या थी। तो ये भी सब असर्शन और रीजनिंग से संबंधित थे, तो आप देख लें इसको। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाए गए, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान के आधार के रूप में बनाने का प्रस्ताव पारित किया, तो ये बात गलत है, कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। तो इसका ये सही है पहला ही, तो यानी इसका सी ऑप्शन सही है, और उसका वो ऑप्शन गलत था। तो ये क्वेश्चन था मध्य प्रदेश एलिजिबिलिटी सेट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रहेगी तो जरूर बताएं। थोड़ी हिंदी के अंदर प्रोनाउंसिएशन में मुझसे भी थोड़ी गलती हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।